हाँ तो ठीक है, आज ये ध्यान रखो कि आपको जो चैप्टर चल रहा है वो था आपका कौन सा, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन में हमने अब तक जो पढ़ा हुआ है वो आपको पता है कि हमने सबसे पहले रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा, आपको मैंने बता रखा हुआ है। रिप्रोडक्शन में हमने सबसे पहला पढ़ा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। हमने देखा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है, मेथड क्या क्या होता है, उसके कितने प्रकार थे, वो सारे हमने बता दिए, ठीक। ये आप पिछले क्लासेस के ऊपर है। उसके बाद आपको जो चल रहा था, दूसरा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसे आप हिंदी में बोलते थे क्या, लैंगिक जनन। भाई यार सेक्सुअल का मीन्स क्या होता है, अलैंगिक जनन। इसको लिखा बताया था ना, अलैंगिक जनन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स क्या बताया था मैंने, लैंगिक जनन। अब लास्ट वाले टॉपिक में ये देखा गया था कि जो लैंगिक जनन होता है वो उसमें भी हमने दो टाइप बताए हैं। एक दो आपको प्रकार में दिया हुआ है, एक दिया होगा आपको फ्लावरिंग प्लांट का, उसको जो पिछले ही लेक्चर में भी जल्दी खत्म किया। और दूसरा जो आज से जो टॉपिक है वो है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यही पढ़ना है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, ध्यान रखिएगा इसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। प्लांट का तो पूरा खत्म हो गया, देखा था फ्लावर के कितने पार्ट थे, फ्लावर में कैसे होता है, सीड कैसे बनते हैं, फिर उसके बाद फ्रूट का निर्माण कैसे हुआ था, वो सारे हमने देख लिए, ठीक। हमारा जो टॉपिक है, जैसे आपको फिगर भी दिया हुआ है, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में, अगर ह्यूमन का देखा जाए, मानव में जन्म, पॉइंट में यही लिखा है ना कि मानव में जन्म, वो भी मानव में, याद रखो कि जो ह्यूमन बीइंग होता है वो सबसे आपको डेवलप करना है, मेरी तरफ देखो, जरूरत फिर मेरा बोर्ड पे देखो, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना जानना है कि ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जैसे आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत नॉर्मल दिया हुआ है ना, क्लास 8 की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, लेकिन बहुत ही आपको क्या होता है ब्रीफ में लिख रखा हुआ है। यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, खाली बेसिक चीज़ ही जानना। मैंने वही बताया जो आपको 10th में आपको बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है, वो सिर्फ बेसिक ही पूछेगा, आपको इसके अंदर तक नहीं घुसना है। अब आप इसमें ये ध्यान रखो कि अगर हम पहला पॉइंट ये जाने कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन जानना है, तो ह्यूमन बीइंग एक ऐसा प्राणी है जिसमें आपको किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, तो आप बताओ कैसे, सेक्सुअल, क्योंकि असेक्सुअल नहीं हो सकता। और मैंने बताया कि शुरुआत में जो रिप्रोडक्शन हुआ था, तो जो शुरुआती जीव बने, जो जिसे आप बोलते हैं निम्न कोटि के जीव, है ना, जिसे आप बोल सकते हो क्या, प्रिमिटिव, क्या कहते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, या बोल सकते हैं निम्न कोटि का मतलब जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, वो बड़े आसानी से असेक्सुअल टाइप से रिप्रोडक्शन कर लेते थे। जैसे आपको यूनिसेक्सुअल में देखा था, यूनिसेलुलर में देखा था अमीबा किस टाइप का करता था, असेक्सुअल। हमने देखा था ईस्ट में किस टाइप का होता है, असेक्सुअल, लेकिन मेथड अलग अलग है, क्योंकि अमीबा आपको करता है किसके द्वारा, बाइनरी फीमेल, बता देंगे नहीं, बाइनरी फीमेल। और जो ईस्ट होता है वो किसके द्वारा करता था, याद करो, बडिंग द्वारा। अरे आज सेक्सुअल जब पढ़ रहे थे आप, तो आज सेक्सुअल में हमने कई मेथड बताए थे कि नहीं, आपको बताया था फीजन, फिर बताया था बडिंग, आपको क्या कहना, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सारे आपको टाइप जो है, एक और पढ़े थे आप वेजिटेटिव, है ना, ये भी तो पढ़े थे ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसे कहा है। तो ये सब आपको आज सेक्सुअल के अंतर्गत है। सेक्सुअल में आपको प्लांट का देख लिया, फ्लावरिंग प्लांट का, और अब देखना है कि ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में पहला पॉइंट याद रखिएगा, पॉइंट सिर्फ नोट करिएगा, ह्यूमन बीइंग में याद रखिएगा जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ किस टाइप का होता है, सेक्सुअल, किस टाइप का होता है, सेक्सुअल टाइप, ठीक है, लैंगिक जनन होता है। दूसरा आपको याद रखो, दूसरी पॉइंट ध्यान सुनिएगा, इधर देखो, बात मत करो तुम। दूसरा आपको क्या है पॉइंट कि हमेशा याद रखना है, ह्यूमन बीइंग जो होता है वो कैसा प्राणी होता है,
वीवी पेरस होता है। कैसा होता है? वीवी पेरस। एक वर्ड याद रखिएगा, वीवी पेरस और ओवी पेरस, दो वर्ड यूज किया जाता है बायोलॉजी में। वीवी पेरस का मतलब होता है जरायुज, नहीं समझ में आया? या ओवी पेरस का मतलब क्या होता है? अनयूज बोलते हैं। ये दो प्राणी के नाम बता दो, काफी काम आएगा आपको। याद रखो वीवी ओवी पेरस, मैं लिख देता हूँ कभी, ये ध्यान रखो, दो वर्ड बड़े फेमस हो। ओवी पेरस, इसको हमने क्या बोला? अनयूज। क्या बोलते हैं? अनयूज। दूसरा हमने अभी लिखा हुआ है ह्यूमन बीइंग में वीवी पेरस, क्या लिखा हुआ है? बोलो भाई। वीवी पेरस। वीवी पेरस का मतलब जानते क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं जरायुज। क्या बोलते हैं? थोड़ा सा हिंदी मेरी जानते हो, पहले से भाई प्रॉब्लम है, वो मंत्र कर लेते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में आप ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग में आपको कौन सा है? जरायुज प्राणी है, ऐसे बोल रहे हैं। ह्यूमन बीइंग जो होता है वो जरायुज प्राणी है, वो अनयूज है। जो अंडे देते हैं, सीधा सीधा ऐसे जंतु या ऐसे प्राणी जो आपको क्या देते हैं? अंडे देते हैं। जैसे देखो बर्ड्स होते हैं, स्नैक्स को देख लीजिएगा, और भी चीज़ों को देख लो जो अंडे देने वाले, ऐसे नॉर्मली भाषा में बोलते हैं। अंडे देने वाले प्राणी को हम क्या बोलते हैं? ओवी पेरस है। और जो डायरेक्ट क्या करते हो? बच्चे को जन्म देते हो, जो आपको क्या करते हो, आपको एक बेबी को बर्थ करते हो, उनको हम क्या बोल सकते हैं? वीवी पेरस। तो ये वर्ड आपको यूज किया जाता है। तो आपको अगर सेक्सुअल टाइप का ह्यूमन बीइंग होता है, और कैसा होता है ह्यूमन बीइंग, जो कैसा प्राणी है आपको? वीवी पेरस है, अर्थात आपको जरायुज प्राणी होता है। अब बात यहाँ पे आए, लेकिन पॉइंट आपको याद रखो, पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको एक फेज होता है, ध्यान सुनेगा, एक फेज होता है, क्योंकि पहले भी मैंने फेज बताए हुए सारे, कि जब भी कोई जंतु है, ये नेचुरल प्रोसेस है जो रिप्रोडक्शन, तो एक क्या होगा, जैसे बर्थ किया, बर्थ के बाद आपको क्या होती है? एक फेज आता है। ध्यान सुनते जाइएगा, ये बोलने की बात। एक फेज आता है जब आपको क्या होता है? बर्थ होता है, और बर्थ के बाद आपको क्या करेगा? ग्रो करेगा। अरे क्या होगी? ग्रोथ होगी ना, और उसमें आपको ग्रोथ में उसकी बॉडी का ग्रोथ होगा और उसकी डेवलपमेंट होता है। फिर एक स्टेज आएगी, एक स्टेज आएगी जिसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी। क्या बोलते हैं? कि अब वो चीज़ें आपको मैच्योर करते हैं। मैच्योरिटी में आना था तो वो मैच्योरिटी फेज था। तो याद रखिएगा, जब ग्रोथ करके आपको बर्थ किया, बर्थ से लेकर जब तक वो मैच्योर नहीं किया, ध्यान रखिएगा, जब तक वो मैच्योर नहीं हुआ, परिपक्व नहीं हुआ, तब तक के फेज को जानते हो क्या कहते हैं? उस फेज को, उसको फेज को बोला जाता है, बुक में नहीं आता, वो बड़ी खास है, उसमें आपको बोला जाता है जुवेनाइल फेज। और बहुत सारी क्लासेस में भी आप जानते हो, हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं? नाम सुना? बाल्यावस्था, सुना कभी? बाल्यावस्था में लोग बोलते हैं। अब ये सोचो कि बाल्यावस्था में रिप्रोडक्शन हो सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको याद है कि रिप्रोडक्शन करने के लिए तो हमको ह्यूमन का पढ़ना है, तो ह्यूमन के जो मेल होता है और फीमेल, मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, और फीमेल के भी बॉडी में क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो वो ऑर्गन्स क्या होते हैं? बाल्यावस्था में क्या होते हैं? डेवलप नहीं हो पाते पूरे बच्चों। इसलिए ये ध्यान रखो कि उस टाइम तक आपको कोई भी ह्यूमन में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। अब आपको ये समझना है, समझना क्या है कि हमको जानना है कि कब स्टेज कौन सी आती है, किस स्टेज पे आपको क्या होता है? रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी डेवलप होती है। और वो आपकी बुक में तो इसमें थोड़ी जगह पे एक लाइन में लिखा भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। एनसीईआरटी में हर लाइन में कुछ ना कुछ मेंशन है, उसी को देखिएगा, मैं बाहर का नहीं बैठा हूँ, सिर्फ वही। उसमें आपने पढ़ा होगा, और क्लास 8 में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। मैं भी क्लास 8 में देखा हूँ, में क्लास 8 में पूरा चैप्टर ही दिया हुआ है, और बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। अगर नहीं समझ में आता, उसके बारे में पढ़ना हो, तो क्लास 8 की बुक ले लेना है एनसीईआरटी की, और जाके आप उस चैप्टर को देख लेना। उसका नाम है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मतलब कि आपको क्या करते हैं, एडोलेसेंस को जिसको आप बोल सकते हो, क्या कौन सा फेज बोल सकते हो? किशोरावस्था, जिसमें आपको माना जाता है, उस एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ था 13 ईयर्स से लेकर, ध्यान सुनिए, 13 ईयर्स से लेकर कहाँ तक? 19। 13 ईयर से लेकर 19 ईयर तक आपको एडोलेसेंस कहा जाता है। क्या बोला जाता है उस अवस्था को? एडोलेसेंस, किशोरावस्था ना, साल से किशोरावस्था ही बोलते हैं। अब इसमें आपको याद रखो कि ये फेज को क्यों है? एडोलेसेंस एक ऐसा फेज होता है जिसमें आपको क्या होती है, जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है वो आ चुकी होती है।
वो दोनों में, मेल एंड फीमेल में रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो आपको एडोलेसेंस में आ सकती है। लेकिन एडोलेसेंस को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे जानेंगे भाई, हमको कैसे पता चलेगा? ऐसा नहीं कि सबकी हम परफेक्ट एज बता दिए थे, ये वेरिएशन हो सकता है, वैरी कर सकता है। कभी कभी आपको बुकों में देखोगे कि 11 से लेकर आपको 18 दिया होगा, लेकिन ये एनसीईआरटी का डाटा मैं 8 की बता रहा हूँ। बड़ी क्लास में बुक में जाओगे तो थोड़ा सा चेंजेज आपको मिल सकते हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग दिए होंगे, तो उससे आपको दिक्कत नहीं है। ये वैरी कर सकता है, किसी का प्यूबर्टी जल्दी आ जाता है, एडोलेसेंस का शुरुआत। तो अब आपको याद रखिएगा, जो जहाँ से एडोलेसेंस शुरू होता है, बात को समझिए, जहाँ से एडोलेसेंस का पहला स्टेज शुरू होता है, फर्स्ट स्टेज, उस स्टेज को बोलते हो, जानते हो कि आपकी बुक में भी दिया होगा, ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं लोग, उस स्टेज को बोला जाता है प्यूबर्टी। क्या बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे? प्यूबर्टी। और हिंदी में क्या बोलोगे इसको? प्यूबर्टी को बोला जाता है यौनारंभ, ऐसे साथ देखो है ना, यौनारंभ, देखो लिखा है नहीं, यौनावस्था या यौनारंभ है ना, पूरा बुक में देखो। तो यौना अवस्था जो होती है या यौनारंभ जो होता है, इसको हिंदी में, इंग्लिश में ही रहने दो भाई, हिंदी में मेरा थोड़ा सा वीक है। प्यूबर्टी, अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्यूबर्टी कैसे इंडिकेट होगी। तो ध्यान सुनो, फीमेल में प्यूबर्टी एग्जैक्टली आप पता कर सकते हो, फीमेल, लेकिन मेल में आपको प्यूबर्टी एग्जैक्टली कोई पता नहीं कर सकता। इस इंडिकेशन का क्या मतलब है कि मतलब प्यूबर्टी आपको फीमेल में पता चल जाता है कि हाँ यही स्टेज है, बिल्कुल प्यूबर्टी आती है, मेल में क्यों नहीं पता चलता? कुछ होते हैं लक्षण, कुछ कैरेक्टर, जैसे प्यूबर्टी आती है, याद रखिएगा, एडोलेसेंस जैसे ही आता है, स्टार्ट होता है, तो बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे स्टार्ट, बहुत रैपिड। और याद रखिएगा यही स्टेज है, हमें बता नहीं, 13 वाला जो आपको लिखा हुआ है एडोलेसेंस का, उस एज में आपको क्या होता है, बॉडी का बहुत ही, ये बोल सकते हो कि बहुत ही रैपिड का मतलब बहुत फास्ट गति से बॉडी के शेप में चेंजेस आते हैं, और उसके बिहेवियर में भी चेंज आते हैं। जैसे आपको एक नॉर्मल एग्जांपल, नॉर्मल से कभी कभी आपने देखा होगा, पड़ोसियों में देखते हैं कि आपने ये देखा होगा कि छोटा सा बच्चा हो, अगर 5 साल का हो मान लीजिए, और 5 साल में, तो देखोगे कि उसका अट्रैक्शन एक फीमेल की तरफ नहीं बनता। दोनों साथ में खूब खेलेंगे, घूमेंगे, खूब कंधे पे हाथ रख लेंगे, घूमेंगे इधर, कोई घर वाले भी फ्री छोड़ दे रहेंगे, है ना। लेकिन अगर वही क्या करते हैं, 15 साल का लड़का हो और लड़की हो, सपोज लड़के हो, नहीं वही लड़का नहीं घूम सकता, कंधे पे हाथ रखे, घर वाले बोलने लगेंगे। चीज़ें क्यों होती हैं? और उस लड़के का और लड़के दोनों का कंडीशन है, दोनों का उस एज में हमने कहा कि बॉडी के चेंजेस भी होते हैं, उनके याद रखिएगा बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, और वो फ्रिक्वेंटली माइंड भी सेटअप होता है। और साफ साफ लिखा भी है बेटा, उस बुक में मैंने पढ़ा हुआ था 9 वाले में, साफ साफ लिखा था कि उस एज में, ये जो हमने एडोलेसेंस की बार बार मैं बात कर रहा हूँ, उस एज में याद रखिएगा दिमाग जो होता है, ब्रेन जो होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, ये दिमाग में रखिए। उस एज में जो ब्रेन होता है वो कैसा होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है उसी एज। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको कुछ भी करना हो ना, कभी कभी डिसाइड होता है ना बच्चे आगे क्या बनना चाहते हैं, कैसे कैसे क्या करेंगे आगे, तो सब कुछ डिसाइड हो चुका होता है कब, वही एडोलेसेंस के पीरियड में बच्चा आगे जा सकता है। कितनी मेहनत कर लेता है, बोलते भी है कि भाई इस एज में आपको मेंटेन करके रखो, और वो कब तक का एज होता है आपको पता होगा, आपकी भी वही एज होगी ना, सेम एडोलेसेंस का चल रहा है, इंटर तक करोगे तब तक वही है लगभग। अरे ये मान के चलो कि भाई अगर 17-18 साल होती है जब इंटर फाइनल में रहते हैं, तो ये सोचो कि कितना परफेक्ट किसी ने कहा हुआ है कि अगर अपनी पढ़ाई का बेस्ट पावरफुल दिमाग यूज करना चाहते हो तो भैया ऐसा करो कि 4 साल ही यूज करो। कितने साल? सिर्फ 4 साल, मन लगा, खूब दिमाग लगा लेते। और कौन सा? 9, 10, 11 एंड 12। आप 10th में पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्जाम दोगे तो देखो आपको लगेगा कि हम बोर्ड का एग्जाम दो, अब तक तो चाहे जैसे किस्सा चला आ रहा था ना, चलो भैया आप 9 में पढ़े, आपने मने पास हो गए ना, तो आप पीछे हुई या नहीं हुई, चाहे जैसे पहुँचा है। लेकिन अब 10th में बोर्ड देने जाओगे तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपकी जितनी पढ़ाई की हो वो आपको चेक होगी, है ना, कि आपके पास कितना ज्ञान है, कितना रखे हो आप, कितना पढ़ रहे हो। तो इसी एज में और काफ़ी कैप्चरिंग होती है, ऐसा नहीं कि आदमी
आदमी अगर उस 4 साल को कर लेना तो यकीन मानो, मैं बताऊँ एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। देखो एक एग्जाम होता है नीट का, मैं बार बार तुम लोगों से भी जिक्र करता रहता हूँ ना। नीट मतलब आपको डायरेक्टली MBBS बनता है ना, MBBS में सिलेक्शन, जो कि मेडिकल का बायोलॉजी पढ़ाने वाला हो तो बायोलॉजी बताऊँगा, बायोलॉजी का सबसे टफ आपको एग्जाम है ना। या आपको अगर बायोलॉजी आती है, और भी पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री भी होती है, फिजिक्स भी होता है, लेकिन याद रखिएगा बायोलॉजी ग्रुप का पढ़ा हो तभी तो डॉक्टर बनेगा। अब मैथ पढ़ के थोड़ा डॉक्टर बन जाएगा ना, उसमें मैथ नहीं पूछा जाएगा। जब पूछे जाएगा तो आपको इससे रिलेटेड सब्जेक्ट पूछे। तो अब ये दिमाग लगाओ कि वो इंटर के बाद ही होता है। कितने के बाद होता है? इंटर के बाद। इंटर के बाद होता है, और सब्जेक्ट आपको एग्जैक्ट बताओ कहाँ पर पूछता है, सिर्फ आपको 11th और 12th। तो सोचो हर साल लगभग कितने बच्चे देते हैं, लाखों बच्चे नहीं देते, लेकिन सिलेक्शन कितना होता है? कुछ ही लोगों का, एक का नहीं, कुछ ही लोगों का, गिने चुने लोगों का। मतलब आप उसमें फाइट करोगे, सबसे टॉप लेवल में लाओगे तब। लेकिन आपको पता है कि पूछा जाएगा कहाँ से? 11th और 12th से। लेकिन फिर भी बच्चे पता चला कि तुमको पता ही नहीं लगा कि कहाँ से पूछा गया क्वेश्चन। उनको लगेगा यार पहली बार क्वेश्चन सामने आ रहा है। ये सब कुछ एग्जैक्ट बेस बताता हूँ, एनसीईआरटी की लाइन से यूज करें। सारे पेपर बैक का देखो, अभी पढ़ोगे 12 क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा। थोड़ा सा ये जो सेक्शन पढ़ा रहे हैं थोड़ा प्रॉब्लम है, तो और डिटेल में जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा घुमाओ फिराओ नहीं, आते हैं कि बिल्कुल टॉपिक पे आते हैं। आपकी PYT, इसमें बात हो रही थी कि PYT कैसे पता चलती है फीमेल और मेल में, है ना। और जैसे ही एडोलेसेंस स्टार्ट होता है, PYT से स्टार्ट हुआ, तो आपकी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब हम उस चेंजेस को देख लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, सुनिएगा बात को ध्यान से, है ना। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं, अलग अलग दिखाया जाता है। जैसे क्या होते हैं चेंजेस, उसको बात करें नॉर्मली बात। आप भी जानते हो भाई, ह्यूमन का ही पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि हम अपने बारे में पढ़ेंगे, दूसरे के बारे में पढ़ नहीं है, किसी दूसरे जानवर का। तो वही समझो कि क्या चेंजेस होते हैं उसकी बात है। जैसे PYT आती है तो सबसे पहले हम बताते हैं मेल का, मेल एंड फीमेल दोनों का। कि मेल जो होते हैं PYT के समय, उनके फेस पे आपको क्या होने लगते हैं, हेयर्स आने लगते हैं। पता है हेयर्स मतलब क्या हो, मूछ और दाढ़ी। नहीं कहते हैं, घर वाले बच्चे नहीं कर लेते लोग, कभी कभी बुजुर्ग कहते हैं ना कि अब क्या हो गया, लड़का नौजवान हो गया है ना, मतलब तो शादी करने लगा है। मतलब ऐसा हो जाता है कि वो बोलने का मतलब ये रहा कि वो इंडिकेट देते हैं। ऐसा कहने का मतलब क्या था, कि कहने का मतलब ये है कि भैया वो आप एडोलेसेंस पीरियड में आ चुके, कैपेसिटी है उसके रिप्रोडक्शन करने की। तो उसमें हमने तो एक चेंजेस खाली बताया, एक फेस पे, जबकि फीमेल पे नहीं आता है, फीमेल में नहीं आता ना। और एक जगह पे पढ़ाया होता है, याद होगा, ग्लैंड्स पढ़ाया, पता तुम लोगों को, हमने वहाँ पे नाम लिया था ओवरी और टेस्टिस, यहाँ पे भी नाम आएगा। और उस समय भी बताया था ना कि जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा ह्यूमन का, तब उन दोनों का नाम लूँगा, है ना। तो यहाँ पे देख लो, आपको जो एक्चुअल में जो टेस्टिस होते हैं, विशाल शांत हो, जो टेस्टिस होती है उससे एक हार्मोन रिलीज होता है। और वो हार्मोन कौन सा था, कौन सा हार्मोन था टेस्टिस से, बोलो भाई। टेस्टिस से एक हार्मोन रिलीज होता है जो जिम्मेदार होता है किसके लिए, मेल में, बता रहा हूँ, दाढ़ी और मूछ के आने में, हेयर्स आने में फेस पे। अब वो हार्मोन्स कौन सा था, टेस्टोस्टेरोन। तब अगर बोल पूछ दिया बोर्ड में तब क्या करें, तो वहाँ अगल बगल में पूछोगे क्या, यहाँ बताओ, यहाँ भूल गया, वो अपना दिमाग में काम करोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन इस लेवल में क्या होता है, बढ़ने लगता है, तेजी से सिक्रिट होता है। और उसी लेवल, उससे पहले नहीं था। आप नहीं कर सकते कि बच्चा बर्थ किया और तुरंत देखा कि दाढ़ी मूछ कुछ जानी हुई है, बड़ा सा नहीं होगा ना, क्योंकि उस समय उसका टेस्टिस अभी फंक्शनल नहीं है, अभी उसके अंदर फॉल्किस नहीं बन रहे भाई। उसके अंदर जब फॉल्किस बनेंगे, वो सेल्स बनेंगे, डेवलप होंगी, तब जाके वो हार्मोन से क्या करेगा, सिक्रेट करेगा, तब जाके वो करेक्टर दिखेंगे। तो जो फेस पे दाढ़ी और मूछ का आना और आर्मपिट पे आना, आप देखोगे बहुत सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर भी हेयर्स आते हैं, ठीक है। वो इंडिकेशन है किसके, इस चेंजेस, मतलब बॉडी में वही चेंज है। फीमेल में भी बहुत सारे आर्मपिट पे हेयर्स दोनों में, फीमेल में भी आते हैं और मेल में भी आते हैं, दोनों करेक्टर दिखे हैं। दूसरी बात आपने देखा, फीमेल में क्या होता है, फीमेल में आपने देखा होगा कि जैसे एडोलेसेंस आता है तो आपको क्या होता है, ब्रेस्ट की साइज क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। सीधा सीधा इंडिकेशन होता है कि हम मान लेते हैं कि आपको वो अब उस पीरियड में चल रहा है, एडोलेसेंस के पीरियड में चल रहा है। और एक एग्जैक्ट आपको बताऊँ, कई चीज़ें बताऊँ,
कई चीज़ों को नाम। तो पहला चेंजेस पे देखते हैं। पहला क्या होता है, मेल के अंदर, मेल और फीमेल दोनों की तुलना करके चलेगा। जैसे आता है शेप देखते हैं बॉडी का, कि मेल जो होता है उसका जो शोल्डर होता है, शोल्डर जो होता है वो क्या होने लगता है, ब्रॉडेस्ट होने लगता है, मतलब शोल्डर चौड़ा होने लगेगा। और जो पैल्विस रीजन होता है, पैल्विस का मतलब होता है जानते हो कौन सा रीजन, क्षेत्र, कमर वाला हिस्सा, ठीक है, उसको पैल्विस रीजन बोलते हैं, शायद हिंदी में बोलते हैं श्रोणि क्षेत्र, जो भी होगा। तो पैल्विस रीजन का जो हिस्सा होता है, मेल की बात बता रहा हूँ, मेल में पतला होने लगता है, नैरो, और क्या होता है, शोल्डर क्या होने लगता है, चौड़ा। और जस्ट अपोजिट उसी का क्या होता है फीमेल में। फीमेल में कैसा होता है, तो उसका जो शोल्डर होता है वो नैरो रहता है, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडेस्ट नहीं होता है, नैरो रहता है। और पैल्विस वाला हिस्सा क्या होता है, चौड़ा रहता है, ब्रॉडेस्ट। देख लो, मेल और फीमेल की कमर ज़्यादा चौड़ी होती है आपको। अब इसका रीजन कभी सोचोगे कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, कुछ तो होगा ना कारण, बिना कारण मेल वाला नहीं बढ़ जाता, इतना बड़ा सब हो जाता, ऐसा नहीं हो सकता। रीजन बताता हूँ, रीजन ये है बेटा कि जो मेल होते हैं वो अपने बॉडी से क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, जबकि फीमेल अपने शरीर से देती है ना। तो जो पैल्विस वाला क्षेत्र है ना, पढ़ेंगे, पूरी कहानी है, अभी तो मेल कभी नहीं पहुँचे, अभी तो पूरी कहानी सुन रहे जो शादी के पहले पन्ने में लिखा हुआ है ना, जहाँ से लिखा हुआ ना उसको पढ़िए, घर जाके सब लिखा हुआ है, बाहर में नहीं बता, उसमें सबको ऐड किया हुआ है, चेंजेस क्या होते हैं, कैसे आते हैं, हेयर्स कैसे आते हैं, ब्रेस्ट साइज बनना है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है कि वो चौड़ा इसलिए हुआ क्योंकि बेटा आपको जानते हैं वहाँ पे जो बोन्स होती है, जो फीमेल की बात करूँ तो वहाँ पे बीच वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे खाली रहता है। जानते क्यों? क्योंकि वही खाली वाले स्थान पे जो हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव जो पार्ट एक होता है जिसको बोलते हैं यूट्रस, वहाँ पे एडजस्ट होता है। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो आप देखो वहीं पे रहना चाहिए ना एरिया, खाली जगह, इसलिए आपको क्या होता है फीमेल का वो हिस्सा जो कमर वाला होता है उसकी जो बोन्स होती है, बोन कह लो, वो बोन्स ऐसे घूम के आती है, तब उस पर मसल्स आती है तो ज़्यादा चौड़ा दिखता है। और वहाँ पे बीच में खाली स्थान रहता है जहाँ पे वो कह रहा हूँ यूट्रस रहता है, जिसको आप कॉमन भाषा में बोलते हो बच्चेदानी बोलते हैं, बोले थे ना भाई। तो क्या होता है फीमेल का वो बच्चेदानी जैसे जैसे डेवलप करेगा तो बढ़ता जाएगा नहीं साइज, तभी तो पेट निकलने आता है, बोल देते पेट निकल रहा है, तो वैसे ही साइज होती है। वो अगर फिट नहीं रहता बेटा, अगर सोचो वो बोन्स रहती तो प्रॉब्लम होती, उसको बर्थ करने में, उसको डिलीवर करने में, डेवलपमेंट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती। इसलिए सोचो नेचर ने कितना सटीक ढंग दिया, तो उसका वो जगह क्षेत्र छोड़ दिया, उसका वो नैरो वाला पार्ट, सॉरी पैल्विस वाला रीजन जो वो ब्रॉडेस्ट कर दिया। ये चेंजेस कब आते हैं, सब इसी के बीच में, सबकी कहानी भाई बता, प्यूबर्टी वाली, सॉरी एडोलसेंस में। अब बात लेकिन आती है प्यूबर्टी। एक और बता दूँ, अभी पहला खाली वो साइड देख लिए, अब दूसरी कहानी, दूसरी आवाज़ में भी देख लो। जैसे एडोलसेंस आता है उसमें चेंजेस एक और है आवाज़। जो लड़कियों की आवाज़ होती है वो हाई पिच वॉइस होती है, सॉरी हाँ हाई पिच वॉइस होती है, और लड़कों की होती है लो पिच वॉइस होती है। हाई पिच वॉइस का मतलब लड़कियों की बड़ी साफ हो जाती है, देखो बड़ी पतली रहेगी, मधुर रहेगी, है ना। लड़कों की देखो फटने लगेगी, है ना, जैसे लगता है वो साउंड बनाते तो फटा वाला पीका होता है, फटने वाला वो आ जाता है। तभी आपने देखा होगा कभी भी एयरपोर्ट पे या फिर क्या कहते हैं जो स्टेशन, रेलवे स्टेशन हो गया, अधिकतर जो क्या कहते हैं अनाउंसमेंट की जाती है वो किसकी आवाज़ रहती है, लड़कियों की। क्यों? क्योंकि आवाज़ अच्छी नहीं, मतलब फिर वही बात मीठी बुराई करनी पड़ती है, मतलब वो नहीं है कि इसलिए क्योंकि भाई वो पहले से फटी हुई आवाज़ है, थोड़ी सी भारी आवाज़ है, किसकी, लड़कियों की बड़ी शार्प है। तो जो शार्प आवाज़ रहेगी वो साउंड में क्या करेगी, क्लियर सुनाई देगी और दूर तक सुनाई देगी, है ना। इसलिए उसकी आवाज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं कि भाई वहाँ पे अनाउंसमेंट लड़के आएंगे, उनकी आवाज़ रहेगी तो ज़्यादा क्लियर किसी को सुनाई देगा। क्या पता चला कि लड़का बोला उर्दू में, फट रहा पीकर उसको सुनाई नहीं दिया, क्या क्या बोला साउंड में, क्या अनाउंस हो गई। तो इसलिए वहाँ पे होती है वो याद रखिए आवाज़ का। जानते हो क्यों आवाज़ का ऐसा होता है? वो याद रखिएगा जो हमारे साउंड ऑर्गन होता है जो नेक में होता है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, वो भी नहीं पता, लैरिंग्स बोलते हैं, कंठ बोला जाता है, जहाँ से आवाज़ आती है, साउंड ऑर्गन बोलते हैं उसको। तो वो जो होती है साइज आपको जानते हो लड़कियों की कम बढ़ती है, लड़कों में ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ कुछ में हो जाता है, हो सकता है, कुछ में हो सकता है भाई, जिसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आवाज़ लड़की की तरह आ जाएगी। हाँ कम रहता है, तो वो वही बता रहे हर चीज़ को उसमें, लेकिन कॉमनली तो लड़कियों और लड़कों की तुलना किया है तो एग्जैक्ट फर्क तो पड़ेगा। यहाँ लड़का बोला, फोन उठाओ देखो पता चल जाएगा लड़का बोला कि लड़की बोल रही है।
लेकिन अगर छोटे छोटे बच्चे हो तब तो नहीं पता होगा ना कि कौन लड़की को देख रही है। कोई भी छोटा सा बच्चा को उठाओ, वो फोन पे बात कर रहा है, आप नहीं डिसाइड कर पाओगे कि वो लड़की है कि लड़का बोल रहा है। लेकिन अगर 15 साल 18 साल का बोला, बता सकते हो ये लड़की का आवाज़ है, ये लड़की का आवाज़ है ना। कैसे बता दिया? इसी चेंजेस की वजह से ना। तो ये लड़कों में आपको जो ये लैरिंग्स होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है ना, जिसकी वजह से आवाज़ जो होती है वो बाहर जाती है। ये भी चेंजेस रहा, ये सारे चेंजेस आपको। अब मेन पॉइंट आते हैं, ध्यान सुनो, इधर आते हैं। इसमें आओ प्यूबर्टी कैसे आपको एग्जैक्ट लड़कियों में पहचान सकते हो। एग्जैक्ट प्यूबर्टी कब है? एक आता है, आपने देखा होगा फीमेल में, जिसको बोलते हैं जैसे ही प्यूबर्टी आती है, क्या सुनिएगा, जैसे ही प्यूबर्टी आती है उनमें आपको एक साइकिल चलती है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या हुआ बता रहा हूँ, मेल में नहीं आती। और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कॉमन भाषा में बहुत लोग जाने, फेमस है भाई, लड़के में नहीं जानते तो शांति सुन लो, उसको बहुत बोलते हैं एमसी बोलते। क्या बोल देते हैं उसको 60 फेस में, कहते ना भाई, किस में आती है, मेल में फीमेल में? फीमेल में, मेल में नहीं होता है ना। तो याद रखो क्या होता है, इसके बारे में आगे जिक्र करेंगे जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ना। अरे ऐसे ये शांत रहो। जैसे ही फर्स्ट, ध्यान रखो, ये ऐसा नहीं कि शुरू से ही आता होगा ना, बर्थ करता तब से थोड़ा आता, एक स्टेज में आती है। और वो स्टेज क्या होती है भाई, ईयर मैंने बताया 11 साल या 12 साल 13 साल के अंदर आ जाता है। वही जो भी हो, अलग अलग फीमेल का अलग अलग बॉडी के डिजाइन होते हैं, इसकी वजह से उसके आते हैं ना, बॉडी पर्सनालिटी की वजह से ऐसा होता है। तो अब लेकिन जैसे ही फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आई, ध्यान सुनिए, जैसे ही फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आई, हम मान लेते हैं कि वहां से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ किसका, प्यूबर्टी। ये इंडिकेशन होता है। और फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं आई, जिस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती बेटा या डिस्टर्ब होती है, तो याद रखिएगा इंडिकेशन होता है, ये रिप्रोडक्टिव फेज का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। अगर ये बंद मेंस्ट्रुअल साइकिल तो वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इम्पॉसिबल। कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइमली आपको क्या होती है, बैलेंस नहीं होती, तो देखो बहुत सारे प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि भैया ये प्रॉब्लम है, फिर कुछ ट्रीट करता है तो उसके बाद ठीक ठाक हो गया। तो ये आपको ऐसा इंडिकेशन था सिर्फ फीमेल। अब मेल में तो कोई है नहीं कि हम बता दें भाई ऐसा हुआ है ना। मेल में खाली ये जानते हैं कि हाँ कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बाहर से देखते हैं, हम मान लेते हैं उनका क्या होता है, यौना आरंभ होता है। और फीमेल में पता है यहाँ से होता है ना फर्स्ट। जैसे लाइफ में पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आई, याद रखो लाइफ में पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आई, वो प्यूबर्टी स्टेज हुई, वहाँ चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फ्लक्चुएशन होते हैं, माइंड में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब आपको याद रखेगा इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल वो बड़ी क्लास का है, वो नोट कर लेना कहीं पे। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पहली बार लाइफ में है, उसको जानते हो क्या बोलते हैं, मीनार्की बोलते। क्या बोला जाता है, मीनार्की। ये मेडिकल में पूछा गया, इसमें नीट में पूछा गया है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं, मीनार्की। हाँ मीनार्की लिखा हुआ मैंने, MENARCHI, ठीक। मीनार्की वर्ड बोलते हैं। और सबसे लास्ट में आया जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मान लीजिए 11, 12, 13 साल की एज में आया ना, और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आती है जानते हो, जब स्टॉप करते हो, तो लगभग डाटा है 45 से 50 साल की एज। फीमेल का 45 साल की एज चलता रहता है, टाइमली आता रहता है। तो मतलब वो लाइफ साइकिल 30 कितना हो गया, आप इधर 11 छोड़ दो या 15 मान लो, और 15 उधर छोड़ दो, 50 में तो कितना 35 साल। 35 साल तक रिप्रोडक्टिव फेज चलता है, और उस 35 साल तक वो लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है, मतलब रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसके पास, वो बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी रखती है, ठीक। ये दिमाग में, क्योंकि अगर 50 साल के बाद देखो एज बढ़ जाएगी तो नहीं होगी, ठीक, नहीं होगी। तो इतनी कहानी हमने किसके बारे में देखी अभी, खाली आपको ये जो पहला पेज मैंने बता रखा हूँ। अब ये दिमाग में रखो, अगर आपको जानना है, अगर हमको ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन पूरा जानना है, तो भी आपको ये जानना होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाया है, तो साफ करने वाला कहाँ है, तो फिर इस फिगर को देख लेते हैं। ये हटाओ, सिर्फ हम फिगर को ही ड्रा करेंगे, है ना। आपको याद रखेगा हमको सबसे पहले करना होगा, कौन सा करना होगा, दिख रहा है ना सर, पहला जानना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या जानना है, टॉपिक आपका ये क्या है, सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, हिंदी में क्या बोलोगे? बोलो है लिखा हो मादे कैसे मेल लिखा हो। मेल मतलब क्या होता है? नर होता है ना, ऐसे बोलो नर जनन तंत्र। थोड़ा आवाज तुम लोग कम करो, वहाँ पे जाएगी आवाज सुनाई देगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है नर जनन तंत्र, मेल वाला है ना। तो हम क्या करेंगे, फिगर आपको ड्रा किया हुआ है, ये पूरा फिगर किसका बनाया हुआ है? इसी का सिस्टम का। ध्यान रखो, मेल का मतलब नर, ठीक है, पुरुष, और क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव का मतलब जानते हो, रिप्रोडक्शन से जनन, और सिस्टम का मतलब क्या होता है? तंत्र। मतलब तंत्र कैसे बना होता है? कई आर्गन मिला के क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। तो रिप्रोडक्शन में जो जो आर्गन भाग लेंगे, सुनिएगा बात को ध्यान से सुनते जाओ पॉइंट, जितने भी आर्गन आपको क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए भाग लेते हैं मेल में, उनको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेरा याद रखिएगा, कभी कभी आपको बोल की एग्जाम की बात कर रहा हूँ कि आपको जानते हो क्या पूछ लेते हैं, कुछ आर्गन्स का नाम सीधा सीधा पूछ लेते हैं। जानते हो वो लिख देगा, 4 ऑप्शन दे देगा ना, ऑप्शन वाला दे देगा कि इसमें से कौन सा नर जनन तंत्र का भाग नहीं या नर जनन तंत्र का भाग है। जैसे 3 हो सकता है, किसी और का दिया रहेगा। तो अब आपको ध्यान रखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर जनन तंत्र है, जिसमें हम लिखते हैं, और उसकी खाली आज फिगर का डाटा दे देंगे ना, पूरा डिटेल नहीं पड़ेगा, खाली इतना रहेंगे तो लंबा हो जाएगा लेक्चर में, प्रॉब्लम होगी। तो ये ध्यान रखो, जानते कौन कौन सबसे पहला है? ध्यान सुनिएगा, ए शांत रहो, बात पहला है आपको, जिसका जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्गन होता है उसको बोलते हैं बेटा टेस्टिस। क्या बोलते हो? टेस्टिस। और हिंदी में आपको लिखा हुआ वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण बोला जाता है, इसको वृषण बोल सकते हो। हमने फिगर में दिखा, देख लो कहाँ पे है, कहाँ पे। इसको देखने से ये पता चलता है, जानते हो, इसको देखने से ये रहता है कि कहाँ कहाँ पे कौन आर्गन है। ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। तो इसमें आपको दिखाया गया कि कौन सा आर्गन कहाँ कहाँ है। हम खाली इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, आपको देख लीजिएगा। वृषण टेस्टिस, और याद रखिएगा टेस्टिस कितनी होती है, नंबर भी आप पूछ लेते हैं, तो आप एक नहीं होती, उसमें दिखाया गया सिर्फ एक ही लिखा है ना, लेकिन बेटा आपको होती कितना, 1 पेयर होती है। कितने होती है? 1 पेयर। 1 पेयर का मतलब एक जोड़ा, 2 होते हैं। ठीक, नंबर याद रखिएगा। और टेस्टिस को ही सुनते जाइए, टेस्टिस को ही हम बोलते हैं क्या, देख लेना, प्राइमरी, क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हाँ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल का, अर्थात हिंदी में कहोगे क्या, प्राथमिक लैंगिक अंग, शादी, प्राथमिक लैंगिक अंग बोलते हैं उसको। ठीक, तो अब इसमें याद रखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब आपको याद हो बाकी सबको जितना, ध्यान सुनिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो मेल का होता है वो टेस्टिस होती है, और बाकी जितने भी ऑर्गन होते हैं ना वो आपको एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, मतलब सहायक आपको ऑर्गन होते हैं, सहायक अंग होते हैं जो भाग लेते हैं। तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी में जो होगा वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी, बाकी सब सेकेंडरी में। प्राइमरी में सिर्फ क्या आएगा, टेस्टिस मेल का। तो टेस्टिस को हम क्यों प्राइमरी बोले, तो आपको याद रखिएगा, ध्यान सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसी के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उनको बोला जाता है जिसके अंदर आपको क्या होता है, गैमीट का निर्माण होता है। क्यों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है? गैमीट का बनना, और गैमीट का क्या करना, फ्यूज करना। पढ़ाया था ना, पहला प्रोसेस क्या होगा, गैमीट का बनना, मतलब युग्मक बनते हैं, फिर दोनों गैमीट आपस में क्या करते हैं, नर वाला और मादा वाला, मतलब फीमेल गैमीट और मेल गैमीट दोनों फ्यूज करते हैं। उनके फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट, और वो जाइगोट डेवलप करता है, फिर क्या बनाता है, एक नया जीव का निर्माण करता है। यही तो है प्रोसेस। ये पैटर्न किसका था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही पैटर्न तो उसमें भी लागू होगा ना, मानव में भी यही लागू होगा। तो हम देखेंगे, अभी तो हम सिस्टम देख रहे हैं आर्गन के, हम देखेंगे उसके कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं ना, वो आपको ऐसे बेसिक चीज जानना, अंदर तक नहीं जाना। अंदर की कहानी आपको 12 में जाओगे तो इसका पूरा डिटेल 12 में पढ़ाएंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हुआ टेस्टिस, क्यों कहा गया कि बेटा, क्योंकि इसके अंदर क्या बनता है, क्या बनता है, स्पर्म बनता है। स्पर्म को जानते हो क्या कहते हैं हिंदी में, शुक्राणु कहते हैं। क्या बोलते हो, शुक्राणु। और शुक्राणु को ही क्या बोलते हैं, मेल गैमीट। शुक्राणु क्या कहलाता है, मेल गैमीट। दिमाग में रखिएगा, हम आपको वो पढ़ा रहे थे, कौन सा पढ़ा रहे थे, जब क्या कहते हैं पौधे में, तो हमने पौधे में बताया था कि मेल गैमीट के लिए स्पर्म का वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि वहां पे स्पर्म का मतलब कुछ और हो जाता है।
क्योंकि स्पर्म का मतलब वहाँ पे क्या होता है जानते हो, सीड होता है, स्पर्मा में सीड होता है, ठीक है। लेकिन आपको एनिमल के लिए, सिर्फ एनिमल, ये ह्यूमन के लिए नहीं बता, कोई भी एनिमल अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो दिमाग में रखिएगा उसके मेल गैमीट को हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्पर्म। ये दिमाग में, शुक्राणु वर्ड जो यूज किया जाता है वो आपको जंतुओं के लिए किया जाता है, पौधों में नहीं होता। तो हम ह्यूमन का पढ़े तो ह्यूमन के जो मेल गैमीट है उसको क्या बोलेंगे, शुक्राणु या स्पर्म। कहाँ बनता है बेटा, आप सीरियस बताओ कहाँ बनता है, टेस्टिस के अंदर, वृषण के अंदर बनता है ना, वो इसीलिए प्राइमरी सेक्स आता है। देखो कहाँ पे है, यहाँ पे टेस्ट होगा। अब ध्यान सुनो, टेस्टिस जो बाहर होती है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, बॉडी से बाहर होती है, एब्डोमेन से, ये भाग पेनिस वाला जो भाग है ना, इससे बाहर होता है, और ये आपको कहाँ पे किस में फिट रहता है जानते हो, उसका नाम है क्या, स्क्रोटम। तो कौन सा आर्गन, पहला आर्गन ये, दूसरा आर्गन क्या लिखोगे, स्क्रोटम, क्या कहोगे, स्क्रोटम कहो। और स्क्रोटम, स्क्रोटम को क्या बोलते हैं हिंदी में, वृषण। कोष का मतलब जहाँ पे कोई सीख रहे, और वृषण कहाँ पे रहता है, एक थैले नुमा, एक पाउच, थैली जैसी संरचना, समझ लो भाई, एक थैली जैसी संरचना है, उसके अंदर में वृषण को फिट कर, तो वो जो जिसमें फिट रहता है वो क्या होगा, वृषण को स्क्रोटम बोलते हैं इंग्लिश में, और टेस्टिस उसी के अंदर क्या होता है, फिट रहती है। क्लियर। अब ध्यान सुनिएगा, ये वृषण हो गया, और यहाँ पर इस फिगर में फिर क्या होगा, तीसरे पे लिख सकते हो, ये क्या लिखा हुआ मैंने बेटा, इसी वृषण से एक नली, एक डक्ट निकली हुई, देखो बड़ी लंबी डक्ट है, देखो निकली है कि नहीं, यहाँ से ये घूमते हुए देखो यहाँ से क्रॉस करते हुए निकली हुई, क्रॉस करते हुए तो ये कराती है आपको वास्ट डिफरेंस, और एक्चुअल में इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी, हिंदी में बोलते हैं शुक्रवाहिनी, वास्ट डिफरेंस। और इसी वास्ट डिफरेंस को ध्यान सुनो, वास्ट डिफरेंस का एक और नाम दे सकते हो, इसी को बोलते हैं, आर करके लिख सकते हो बेटा, इसको बोला जाता है स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, क्या बोल सकते हो इसको, स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब वृषण से, अरे वृषण से जब स्पर्म निकलता है तो किसके द्वारा जाता है, माध्यम के, वही ले जाती है, वही वाहिनी, वाहिनी का मतलब नलिका, ले जाने वाली, तो वो शुक्राणु को ले जाने वाली, तो इसीलिए लिखा है शुक्रवाहिनी, शुक्राणु को ले जाती है, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं स्पर्म डक्ट। क्लियर है ना। स्पर्म डक्ट कहाँ जाके खुलती, ध्यान सुनिएगा, देखो फिगर में सारे पॉइंट नोट करते जाओ, यहाँ से निकलता हुआ देखो मूवमेंट करता हुआ बेटा, ये आपको आता है यहाँ पे यूरेथ्रा, ये ध्यान रखो भूलिएगा, ये जो आपको यूरिनरी ब्लैडर होता है, यहाँ पे यूरिन, ये आपको पढ़ाया है, कहाँ पढ़ाया था, जब किडनी बता रहा था ना, देखा था किडनी, तो वहाँ पे एक लिखा हुआ ना यूरिनरी ब्लैडर, जिसको यूरिनरी ब्लैडर को क्या बोलते हैं, शायद शुक्रासन, शुक्रासन किसे को मूत्रासन, मूत्रासन। तो वो आपको रिप्रोडक्शन भाग नहीं लेता, वो रिप्रोडक्शन थोड़ा भाग लेगा, वो तो स्क्रेटरी सिस्टम का भाग है ना, लेकिन यहाँ पे बना दिया गया, तो ऐसे जान लो, क्योंकि यहाँ से जो यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसको बोला जाता है यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, जो यूरिन को क्या करती है, बाहर निकालती है। तो देखो वो कहाँ से बाहर निकालेंगे, यहाँ से आते हुए, तो बॉडी का ये पार्ट देखो यूरेथ्रा यहाँ लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं क्या, मूत्र मार्ग। और ये आपको जो ये वाला आर्गन जो आपको दिख रहा है बाहर, ये आपको होता है बेटा पेनिस, याद रखिए, इसको बोलते हैं सिस्टम पेनिस। ये एक्चुअल में वो आर्गन होता है, क्योंकि ये सारे आर्गन आपको नाम याद रखना, पेनिस यूरेथ्रा हुआ, पेनिस होता हुआ यूरेथ्रा बाहर निकलता है, और इसी यूरेथ्रा से, ध्यान सुनो, देखो यहाँ से निकल रही है यूरेथ्रा, तो ये स्पर्म डक्ट जाके देखो यहाँ पे मिल रही है, मिल रही है ना, वहाँ पे मिल रही है, तो यूरेथ्रा से जाके स्पर्म डक्ट मिलती है। तो ये आपको एक पॉइंट जरूर याद रखो, जिस मार्ग से यूरेथ्रा से, अर्थात जहाँ से यूरिन भी डिस्चार्ज होकर बाहर निकलती है, उसी मार्ग से आपको क्या निकलता है, स्पर्म भी बाहर निकलता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं, एक ही रास्ते से दोनों का, ये याद रखें। जबकि फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव आपको मार्ग होता है वो अलग होता है, और जो यूरिन पास करने वाला मार्ग क्या होता है वो अलग होता है, लेकिन मेल में नहीं है, मेल में दोनों रास्ते एक है, उसी रास्ते से आपको स्पर्म को भी डिस्चार्ज करना है, या जिससे सीमेन बोलेंगे, सीमेन को भी डिस्चार्ज करना है, और उसी मार्ग से आपको क्या कहते हैं, यूरिन को भी क्या कहते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। क्लियर। तो ये सारे आर्गन आपको हुए। अब आप देखोगे यहाँ पे कुछ और छोटा छोटा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ध्यान सुनिएगा इसके बाद। ये सारे आर्गन के नाम मैंने लिखे, कौन कौन से आर्गन हुए, टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स आर्गन, स्क्रोटम, फिर क्या हुआ वास्ट डिफरेंस, फिर क्या हुआ यूरेथ्रा, फिर क्या हुआ पेनिस, फिर आपको देखोगे ये जो डक्ट आती है, ध्यान सुनिए, जहाँ पे यूरेथ्रा और ये स्पर्म डक्ट ज्वाइन करते हैं, उसी के इर्द गिर्द में, ध्यान सुनिए, उसी के इर्द गिर्द में जो यार वास्ट डिफरेंस जब पास करती है, उसी से पहले, जस्ट पहले
जैसे ही यूट्रस जैसे टच करने वाली है उसी से पहले, जैसे यहाँ पे टच करने वाली है ना, उससे पहले आप लोग एक जोड़ी, एक पेयर, एक ग्लैंड पाई जाती है, बहुत ही आपको रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उस ग्लैंड का नाम क्या है, दिखा क्या कहते हैं, सेमाइनल वैस्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमाइनल वैस्किल। और हमने यहाँ फिगर में दिख रहा है आपको एक ही, लेकिन होती कितनी है, एक जोड़े। ये भी नंबर याद रखो, नंबर जरूर भूलिएगा, फिगर में भले दिख रहा है, एक बिल्कुल साइड में होता है ना, इसका ओवरव्यू ऐसे करना होगा ना इसलिए। तो ये आपको याद रखेगा, सेमाइनल वैस्किल होती है। हिंदी में आपको साफ साफ लिखा है, क्या बोलते हैं इसको, शुक्रासन। क्या बोलेंगे उसको, शुक्रासन। उसी के बगल में आप देखोगे जहां पे यूरिन, ये दोनों डक्ट जहां पे ज्वाइंट होते हैं, जस्ट याद ए लड़की इधर, जहां पे स्पर्म डक्ट और क्या करते हैं यूरेथ्रा आके ऐसे ज्वाइंट होते हैं, ये वाला हिस्सा देखो, पॉइंट ये है ना, है कि नहीं पॉइंट। इसी में एक ग्लैंड से एक और ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको हिंदी में भी लिखा हुआ आपको सारे बुक में, प्रोस्टेट ग्रंथि ही लिखा। ग्लैंड मतलब ग्रंथि। अरे ग्लैंड के बारे में तो बहुत पढ़ाया है ना मैंने, इसलिए लेक्चर में पढ़ो ग्लैंड वगैरह, तो वो ग्रंथि आपको मिली। ये कहानी थी, आपको देख लो सारे सिचुएशन में। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखो, एक चीज का मिस दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, बड़ी क्लास में देगा। जो ये वाला स्ट्रक्चर देखो बना हुआ है, ये वाला देखो, टेस्टिस का आधा, ये वाला ऐसा कुछ अलग दिख रहा है ना, ये इसका लिखा नहीं है। आप क्या चाहते हैं, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो बेटा। इस वाले भाग को जानते क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एपिडाइडिस। क्या बोला जाता है, एपिडाइडिस। और हिंदी में बोला जाता है अधिवृषण। क्या बोलते हैं, अधिवृषण बोलते हैं। यही काम है। अब हमको लास्ट पॉइंट कि भाई कब से पढ़ रहे हो, डिस्टर्ब हो जाएगा माइंड में, कितना पढ़ लिया मैंने आज से सारे लेक्चर में। क्या हुआ, क्या हुआ, आउट ऑफ सिर दर्द करने लगा, छोड़ नहीं नहीं। तो ये फिगर आप बनाइएगा घर पे, घर पे फिगर बनाना ट्राई करना, क्योंकि बोर्ड के लिए मैं बताया। हाँ आता क्यों नहीं आता, मैंने कहा कि एक फिगर जरूर रहेगा, ठीक। आपका एग्जाम तो सामने ही है, एक फिगर जरूर रहेगा। आप फिगर कौन रहेगा मैंने दे दिया, या तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पढ़ा, शुरुआत में पढ़ा तो डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा आपको क्या नहीं, हाँ वो यूरिनरी सिस्टम का जो नेफ्रॉन बनाने के लिए दिया था तो वो बड़ा जाल की तरह नेफ्रॉन का, उसको भी ट्राई कर लेना बनाने की। नहीं बना पाते तो मेरा काम नहीं होगा, आपका काम है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या बताया था, फ्लावर वाला दादा, फ्लावर का सेक्शन कट करना। और 3 हुए ना, चौथा ही हार्ट का बहुत कम है, हार्ट का बहुत कम लेगा, लेकिन कर लेगा, मैंने देखा नहीं बहुत कम लिया ना। किसका, ब्रेन का भी, ब्रेन का भी देख था, हार्ट का नाम के बराबर लेकिन करेगा। लेकिन ये जो बता रहा हूँ ये बड़े मेल का फीमेल का बताऊंगा तो फीमेल का, ठीक है।